नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की। बैक्टीरिया क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, हम कह सकते हैं सेलुलर होते हैं। ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं और मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं, जैसे आपने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा। वहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन आज हम जिस बैक्टीरिया की चर्चा कर रहे हैं वो हानिकारक तो है ही, साथ साथ वो जानलेवा भी है। और एक खास बात इसको विशिष्ट और दुर्लभ बनाती है कि ये मांसाहारी बैक्टीरिया के तौर पर इसको दर्ज किया गया है, माना जा रहा है। और जापान में इस दुर्लभ और जानलेवा बैक्टीरिया ने वहां पर मरने वालों की तादाद काफी बढ़ा दी है पिछले कुछ वर्षों से। अगर आप देखेंगे तो STSS अर्थात स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नाम के एक संक्रमण को इस बैक्टीरिया ने जन्म दिया है और 48 घंटे के भीतर ही इस संक्रमण से लोगों की मृत्यु हो जाती है। जापान के राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि पिछले वर्ष लगभग 1000 लोग इस बैक्टीरिया के संक्रमण से मृत्यु उनकी हो गई है, या उनको संक्रमित होने के बाद काफी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी रही जो कि सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हमारे चर्चा का जो केंद्र है वो इसी बैक्टीरिया के ऊपर है। वहां हमारे सामने कुछ प्रश्न होंगे इस मांसाहारी बैक्टीरिया और इसके संक्रमण से। सबसे पहले हम समझेंगे कि STSS होता क्या है, इसके बाद हम समझेंगे कि इस बैक्टीरिया का प्रसार क्या जापान के बाहर भी फैल सकता है, क्या पूरी दुनिया इससे परेशान हो सकती है। कोविड-19 का दंश हम सब ने झेला है, तो ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है। इसकी प्रकृति क्या है उसको समझने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको रोकथाम के इसके क्या उपाय हैं। इन सारे पहलुओं को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। बात खबर की हमने की, चर्चा में क्यों है, क्या है STSS, क्या यह अन्य देशों में भी फैल सकता है, रोकथाम के क्या उपाय होंगे, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। आपसे यह अपेक्षा है कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। बात खबर की करेंगे। खबर फर्स्ट पोस्ट से है कि डेडली फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया आउटब्रेक इन जापान, व्हाट डू वी नो, कैन इट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्या यह पूरे विश्व में फैल सकता है, यह प्रश्न छोड़ता है यह खबर। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं क्या है STSS। तो STSS जैसा कि मैंने आपको भूमिका के दौरान ही बताया कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसको कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम STSS कहते हैं। ये एक प्रकार का गंभीर संक्रमण है और इस संक्रमण से संक्रमित होने के बाद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इस संक्रमण का कारण बनता है। और इस संक्रमण के बाद 48 घंटे के अंदर अगर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह बैक्टीरिया कितना हानिकारक है। बात अगर करें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की, तो इसको ग्रुप ए स्ट्रेप के नाम से भी, स्ट्रेप ए के नाम से भी, या टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से भी जाना जाता है। इस संक्रमण के बाद जो प्रारंभिक लक्षण है वो क्या होते हैं? तो प्रारंभिक लक्षण के तौर पर आप देखेंगे सबसे पहले शरीर में बुखार होगा, आपका तापमान बढ़ जाएगा, जो मांसपेशियां होती हैं उसमें दर्द होने लगेगा, और उसके बाद मतली या उल्टी और सांस लेने में समस्या आपको आने लगेगी। ये इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। लेकिन जल्दी ही ये अपनी भयावहता को बढ़ाता है और आपके जीवन के लिए भी खतरनाक साबित होता है। अगर समय पर इसका निदान करके इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, गहरे ऊतकों या ब्लड, जो हमारा रक्त का जो प्रवाह है उसमें प्रवेश करता है और मजबूत विषाक्त पदार्थ छोड़ता है। जब ये ब्लड के संपर्क में आता है तो कुछ टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं उसको ये स्रावित करता है, छोड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, अर्थात एक भड़काऊ, उसके रिएक्शन में एक भड़काऊ प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया का परिणाम हमारे शरीर के लिए विपरीत साबित होता है, जिससे तेजी से ऊतक परिगलन या रैपिड टिश्यू नेक्रोसिस की प्रक्रिया होती है। ऊतक हमारे परिगलित होने लगते हैं और इसके बाद हमारे शरीर में अत्यधिक दर्द की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति को, मानव शरीर को शॉक लग सकता है। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे एक्सट्रीम पेन और शॉक की स्थिति आएगी और बैक्टीरिया तेजी से रक्त प्रवाह में के माध्यम से फैलता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करता है और उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफी लो होने लगेगा, निम्न
हमारा रक्तचाप होगा जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं, सूजन की स्थिति उत्पन्न होगी, साथ ही मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द तो होगा ही, त्वचा पर चकत्ते और लालिमा या रैश के साथ साथ शरीर के एक विशेष हिस्से में जब ये जाएगा तो शरीर में शॉक की कंडीशन, सदमे की स्थिति आएगी और अंत में क्या होगा कि हमारे शरीर के जो मल्टी ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जो बहु अंग हैं, उनको ये प्रभावित करेगा, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन होगी और ऐसी दशा में व्यक्ति का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, अगर आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आप जापान में देखेंगे स्थिति 2 जून तक STSS के 977 मामले दर्ज हुए, जिसमें से आप देखेंगे इसमें मृत्यु दर जो है वो 30% तक है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC भी ये कहता है कि इसके जो मरने की दर है वो 10 में 3 है, अर्थात लगभग 30% मृत्यु दर है। और जनवरी से मार्च के बीच में आप देखेंगे 77 लोगों की मृत्यु हो भी गई। वहीं पिछले वर्ष के अगर आंकड़े को देखें तो उस वर्ष भी आपको 941 संक्रमण दिखाई देंगे, जिसमें 97 मौतें होती हैं। 6 वर्षों में आप देखेंगे मृत्यु की यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है और अधिकांश जो मृत्यु होता है वो शुरुआती लक्षण के मात्र 48 घंटे के भीतर होता है, तो व्यक्ति को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। ऐसी दशा में ये काफी गंभीर बीमारी साबित होती है। केन किकुची जो कि एक प्रोफेसर हैं, जो कि वहां के जापान टोक्यो में चिकित्सा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, इनका यह कहना है कि लगातार अगर बैक्टीरिया के संपर्क में रहा जाए तो व्यक्ति के अंदर एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन हमारे बीच में इस बैक्टीरिया की उपस्थिति ज्यादा हानिकारक इसलिए साबित हो रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कोविड-19 के बाद, उसके प्रकोप को झेलने के बाद काफी कमजोर हो गई है। ऐसे में कोविड-19 के बाद लोगों की कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण ही ये जो मृत्यु का रेशियो 30% आप देख रहे हैं उसको एक प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह फैल सकता है अन्य देशों में भी? तो जी हाँ, बिल्कुल फैल सकता है अन्य देशों में भी। क्यों? क्योंकि ये संक्रामक प्रकृति का होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित है, इस संक्रमण से पीड़ित है, उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो निसंदेह ये आपको भी हो सकता है। अगर देखें आप तो दिसंबर 2022 में 5 यूरोपीय देश ऐसे थे जहां पर इस समूह की, आक्रामक समूह ए स्ट्रेप्टोकोकस में वृद्धि देखी गई थी। ग्रुप ए स्ट्रेस में वृद्धि देखी गई थी, स्ट्रेप ए में वृद्धि देखी गई थी। 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम के बच्चे। साथ ही साथ अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी प्रभावित होने की दर यहां पर ज्यादा देखी गई है। जुलाई 2023 से आप देखेंगे STSS के मामलों में उछाल आया और 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों में ये देखा गया। वहीं जो ज्यादा वृद्ध हैं उनमें भी इसका प्रकोप होता है। अब CDC ने बताया है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि CDC अर्थात सेंट्रल फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो US में है, इसने ये बताया कि जो खुले घाव वाले वृद्ध लोग हैं, अर्थात कोई वृद्ध व्यक्ति है उसको अगर घाव लगा, खुला घाव है वो, तो उसमें भी STSS के संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। तो ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। वर्तमान प्रकोप जरूर जापान में है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय यात्रा जापान के लोग करते हैं तो ये विश्व के विभिन्न कोनों में निसंदेह फैल सकता है। इसलिए आवश्यकता है इस दशा में इसके वैश्विक प्रसार को रोकने की। और हम कैसे रोक सकते हैं? तो रोकथाम के कुछ उपायों को हम ध्यान दे सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। जैसा कि कोविड-19 के समय आपने देखा कि बार बार स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा था, तो इस प्रकार के जितने भी सूक्ष्म जीव से फैलने वाले संक्रमण होते हैं उससे बचने का सबसे बेहतर उपाय होता है स्वच्छता। अर्थात बार बार आप नियमित रूप से अपने हाथों को साफ करते रहें ताकि इस प्रकार के व्यक्ति के अगर संपर्क में भी आए हैं तो वो बैक्टीरिया के नष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। किसी भी त्वचा की चोट का तुरंत उपचार कराएं। अगर आपके स्किन पे कोई भी चोट लगती है तो उसका उपचार कराएं, क्योंकि ये ब्लड के संपर्क में अगर कोई इस प्रकार का बैक्टीरिया आता है तो आपको बचाने में मुश्किल हो सकती है। अगर शुरुआती लक्षण ही आपको दिखाई दिए तो तुरंत आप चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। अचानक तेज दर्द हुआ, बुखार हुआ या घाव वाली जगह पर आपको लालिमा है तो आप चिकित्सकीय परामर्श आपको लेना चाहिए। साथ ही इस प्रकार के मामलों पर निगरानी रखना और उस पर त्वरित प्रक्रिया करना एक बेहतर और कारगर उपाय हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का उपाय है जन जागरूकता, अर्थात लोगों को अधिक से अधिक इसके विषय में बताया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, इसके लक्षणों को लोग जानेंगे तो चिकित्सकीय पहुंच आसान हो सकेगी। अब इसमें क्या किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले चरण में एंटीबायोटिक चिकित्सा होती है। संक्रमण को रोकने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं। शरीर में अगर आपके निर्जलीकरण हो गया है, फ्लूइड्स की कमी हो गई है, तो इसमें शरीर में तरल की कमी को पूरा करने के लिए इस चरण
पे हम जाते हैं और उसके बाद अगर कोई विशेष अंग आपका प्रभावित होता है, जो डिफरेंट जांचें होती हैं उसके माध्यम से डायग्नोज किया जाता है, निदान होता है और उसके बाद इस ट्रीटमेंट पर पहुंचा जाता है। अगर कोई विशेष अंग इससे पीड़ित हो तो सर्जरी एक अगला ऑप्शन होता है। सपोर्टिव केयर क्या है? जैसे कि ऑक्सीजन सपोर्ट और अंगों की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए सपोर्टिव केयर की भी जरूरत इसमें पड़ती है। तो ये कुछ उपाय होते हैं जिनके माध्यम से हम इससे अपनी रक्षा कर पाते हैं। तो ये इस संक्रमण से बचने का उपाय है। अंत में हम आखिरी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना दे दें आपको कि एनसीईआरटी कोर्स दृष्टि आईएएस की तरफ से उसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है और कक्षाएं 9 जुलाई से इसमें प्रारंभ होनी है। लाइव ऑनलाइन क्लोज जो कोर्स है दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा संचालित होता है। 9311406441 पर आप इस कोर्स से संबंधित, एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी आप कर सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न जो आपके लिए है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। STSS से जुड़ी विषाक्तता किसके कारण होती है? बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल संक्रमण, फंगल संक्रमण या प्रोटोजोआ? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।